नमस्कार, स्वागत है आपका म्यूचुअल फंड महाकुंभ के इस खास पैनल में, जिसका नाम हमने दिया है समृद्धि काल। समृद्धि काल हमने इसलिए दिया है क्योंकि म्यूचुअल फंड के जरिए कैसे हम समृद्धि की ओर जा सकते हैं, अलग अलग एज ग्रुप के लोग कैसे इससे अपने एसेट्स को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। पैसे की सबसे अच्छी खासियत क्या होती है कि आप जब भी सुबह उठते हैं तो लगेगा कि आज मैं जो करना चाहूंगा वो कर सकता हूं। तो पैसे की ताकत ऐसी होती है कि आप टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एज ग्रुप के लोग, हर क्लास के लोग, हर ट्राइब्स, हर कोई यहां पर म्यूचुअल फंड को समझे और उनके लिए क्या बेहतर फंड होगा, उनके लिए प्लानिंग कैसे होगी म्यूचुअल फंड पर, और क्या क्या आपको यहां पर कहां पर निवेश करना है, क्या क्या बेहतर फंड्स आपके लिए हो सकते हैं, आपके लिए रिस्क प्रोफाइलिंग सबसे बेहतर क्या होगी। हमारे साथ दो दिग्गज मेहमान हैं। राधिका गुप्ता हैं, एडलवाइस म्यूचुअल फंड्स की एमडी और सीईओ हैं, और साथ ही हर्षवर्धन रुंगटा हैं, रुंगटा सिक्योरिटीज से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहां पर आए हैं हमारे यहां और म्यूचुअल फंड महाकुंभ को और खास बना दिया है। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा सीनियर सिटीजन के गोल्स से। आमतौर पे क्या गोल्स होते हैं, कोई भी अगर कॉर्पस या फंड इकट्ठा करता है तो रिटायरमेंट प्लानिंग, साथ ही उनके जो खर्च होते हैं, चाहे वो रेगुलर इनकम के लिए खर्च हो, घर खरीदारी हो, हेल्थ केयर के खर्चे हो, शौक पूरे करने हो, और या फिर कोई लग्जरी खर्चे हो, ये तमाम तरह के खर्चों को पूरा करने के लिए अगर महंगाई से बेहतर रिटर्न पाना है तो म्यूचुअल फंड एक बेहतर जरिया है। तो शुरुआत सीनियर सिटीजन से 60+ के लोगों के लिए, उनके लिए दो सबसे अहम खर्च होते हैं। वो है एक तो रेगुलर इनकम, दूसरा हेल्थ केयर के एक्सपेंसेस। आपसे शुरू करेंगे हर्ष, क्या सलाह देंगे इन लोगों को, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, क्या इनके लिए म्यूचुअल फंड सही है, क्योंकि 60+ हो गए, रिस्क प्रोफाइल भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो उनके लिए क्या ऐसे फंड्स हो सकते हैं, उनके लिए क्या सलाह है। सो इनफैक्ट आपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को छेड़ा है, क्योंकि हम बात करते हैं 60+। जैसे ही हम 60+ की बात करते हैं, एक परसेप्शन बन जाता है कि हम रिस्क नहीं ले सकते या हमें रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। सो इनफैक्ट ये बहुत ही गलत नोशन है। आपको ये समझना है कि आप रिटायर हुए हैं, लेकिन इन्फ्लेशन रिटायर नहीं हुआ है। सो आपके जो खर्चे हैं, जो 60 साल की उम्र में आपके खर्चे हैं, वो 61 में बढ़ने वाले, 62 में उससे ज्यादा बढ़ने वाले हैं, और ऐसा ही आपके 70 साल या 80 साल की उम्र तक चलने वाला है। तो आपके जो भी निवेश हैं, आपको वो रिटायरमेंट पीरियड में भी आपको इन्फ्लेशन बीट करना है, और आप अगर इन्फ्लेशन उस समय बीट नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि किस तरह के प्रोडक्ट और एलोकेशन करना चाहिए। सो हम हमेशा ये कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी आपको एक छोटा हिस्सा इक्विटी में रखना चाहिए। वो इसके लिए नहीं है कि आपको 1 या 2 साल में जरूरत है, वो इसके लिए कि अगर आप 10 साल उसके बाद भी जीते हैं तो उस समय आपको वो कॉर्पस की जरूरत पड़ने वाली है। सो एसेट एलोकेशन एक रूल बनने वाला है कि आपको अपने पैसे डिवाइड करने, एक पोर्शन जो आपका जाएगा वो ऐसी जगहों पे जाएगा जो इंटरेस्ट बेरिंग है। आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो गया, आपके कोई डिपॉजिट्स हो गए जिसपे आपको रेगुलर इनकम आने वाली है। एक हिस्सा ऐसे जाएगा जहां पे रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होगा, लेकिन डेट एलोकेशन है, विच मीन्स आप इंटरेस्ट रेट के जो मूवमेंट्स है उसका भी फायदा अपने इन्वेस्टमेंट में ले सकते हैं। और एक छोटा हिस्सा जो तीसरा मैंने कहा, वो आपको इक्विटी एलोकेशन करना होगा कि 10 साल बाद जब आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी तो आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स जनरेट हो रहे हैं। ओवरऑल अगर हम पोर्टफोलियो देखेंगे, उसमें आपको ऑन एन एवरेज इन्फ्लेशन से ज्यादा कमाने का ऑब्जेक्टिव रखना चाहिए, तभी आप पोस्ट रिटायरमेंट में जो आपने कहा कि हेल्थ केयर के जो खर्चे हैं, जो आपके बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पूरी हो पाएंगी। जी बिल्कुल, आपने तो बहुत सही कहा। लेकिन राधिका मैम, एक क्वेश्चन आता है पर्सनली, मेरे पापा अभी 60 टर्न किए हैं, तो उन्होंने जो लाइफ टाइम SIPs किया, अब जो आगे जाते हुए क्या स्टेप अप SIPs कर सकते हैं, या उनकी जो एसेट एलोकेशन होती है या रिस्क प्रोफाइल, अब ये दोनों अलग हैं। तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे कि जो 60+ हैं वो कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट फॉरवर्ड करें, थ्योरी, और दूसरा बात कौन से फंड्स रहेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो जो हर्ष ने एक बात कही थी, मैं उसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगी, क्योंकि वो एसेट एलोकेशन से डायरेक्टली रिलेटेड है। और वो है कि ये एक मिथ है कि रिटायरमेंट के बाद आपको पूरा फिक्स्ड इनकम में होना चाहिए, बहुत कंजर्वेटिव होना चाहिए। एक तो आपको याद रखना है कि आज एक इंडिविजुअल की लाइफ स्पैन 90 से 100 साल हो सकती है, विच मीन्स आप सीनियर सिटीजन जो 60 साल कहते हैं, आप 30 साल या 40 साल 30 to 40% अपनी लाइफ की रिटायरमेंट में बताएंगे, तो ये कोई अनइम्पॉर्टेंट पीरियड नहीं है। दूसरा, मेरे पापा रिटायर हुए और हमने इंडिया में आमतौर से, मैं सरकारी ऑफिसर की बेटी हूँ, रिटायरमेंट को एक बड़े डार्क उससे देखा है कि रिटायरमेंट के बाद तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, आप डिपेंडेंट हो जाओगे। मेरा मानना है कि अगर आप ढंग से प्लान करें तो रिटायरमेंट आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पीरियड होना चाहिए, जब आपकी लायबिलिटीज खत्म हो जाएं और आप
खुद के लिए जी सको, ना कि बच्चों के लिए जी सको। मेरे पापा कहते हैं पहले खुद के लिए किया, फिर बच्चों के लिए किया, अब मैं फाइनली आई एम लिविंग फॉर व्हाट आई वांट। तो ये जरूरी है। और हर रिटायरी की रिस्क एपेटाइट अलग होती है। फॉर इंस्टेंस, अगर आपका एक घर है जो फुल्ली पेड अप है, आपको पेंशन मिल रही है, बहुत जॉब्स में लोगों को पेंशन मिल रही है, बच्चे सेटल्ड हैं, तो आप इक्विटी ले सकते हो। अगर आपको शायद एक इन्फ्लेशन बीटिंग रेगुलर इनकम नहीं है, तो आपकी रिस्क एपेटाइट ज्यादा कंजर्वेटिव होगी। तो एज का मेरे हिसाब से रिस्क एपेटाइट से उतना लेन देन नहीं है। जहां तक रिटायरीज की बात है, प्रोडक्ट्स की जहां तक आपने बात की, आई थिंक मिक्स ऑफ डेट और इक्विटी बहुत जरूरी है। एंड ये भी एक मिथ है कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ इक्विटी है, रिस्क टेकिंग है। आज की तारीख में कैटेगरी है जिसको हम हाइब्रिड फंड्स कहते हैं, जिसमें इक्विटी जो कि एक वेल्थ क्रिएशन एसेट क्लास है और डेट है जो एक प्रिजर्वेशन एसेट क्लास है, उनका मिश्रण है। और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस है, 30% इक्विटी, 70% डेट, 60% इक्विटी, 40% डेट। आप इन प्रोडक्ट्स को, हाइब्रिड फंड्स को बहुत अच्छी तरह यूज करके अपना एक सीनियर सिटीजन का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अगर आपको रेगुलर इनकम की नीड है तो आप इन प्रोडक्ट्स के जरिए SWP कर सकते हैं, जो कि एक बहुत टैक्स एफिशिएंट तरीका है रेगुलर इनकम कमाने का। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट बात कही है राधिका मैम ने, और ऑफ कोर्स हाइब्रिड फंड्स पे भी जो है इन्होंने एम्फेसिस दिया है। लेकिन सवाल उठता है कि हमने तो बात की 60+ एज की ग्रुप की, लेकिन इंपॉर्टेंट बात आता है कि बचपन में क्या होता है, किड्स, ये जो सेगमेंट होता है बचपन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ऑफ कोर्स ये इस समय कमाते नहीं, लेकिन उनके पेरेंट्स जो होते हैं या उनके जो गार्जियंस होते हैं वो निवेश करते हैं, और इनके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि एजुकेशन हुआ, फिर मैरिज हुआ, और आपने ही खुद कहा कि जो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स चाहिए ताकि एजुकेशन पे फोकस करें। तो इस चीज सब इंटायर प्रोसेस है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट रहती है एक पेरेंट को लेके या एक गार्जियन को लेके जब अपने बच्चों के लिए म्यूचुअल फंड के लिए निवेश करते हैं? तो मैं शुरू करती हूँ। मेरा 16 महीने का बच्चा है एंड वी वर वेरी क्लियर कि जितना जल्दी से जल्दी हम उसका निवेश का सफर शुरू करने वाले हैं। इनफैक्ट मैं सबसे पहले कहती हूँ कि जब आपका बच्चा हो तो उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब तब बहुत इजी होता है करवाना, जाके करवा दीजिए, उसको सेट कर दीजिए, उसको KYC कंप्लायंट बना के सारा पेपर वर्क स्ट्रांग होना चाहिए, सबसे पहले कर दीजिए। वो बड़ा जल्दी हो जाता है, क्योंकि बाद में आपका एड्रेस चेंज होता है, ये वो होता है, जिंदगी के बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, ये बड़ा जल्दी हो जाता है। तो उस टाइम पे आप थोड़ी मेहनत करके करवा लीजिए। एंड आई थिंक एक गोल पकड़िए। तो हमने क्या किया, अपने बच्चे के लिए एजुकेशन का गोल पकड़ा कि शायद बाहर पढ़ना चाहेगा, और कैलकुलेट किया कि 18 साल में अगर वो कहीं बाहर पढ़ना चाहेगा तो कितना कॉर्पस चाहिए। उसी कॉर्पस को डिवाइड करके हमने SIP शुरू कर दी। अब बच्चों का ये फायदा है कि उनके पास समय होता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो इक्विटी लेने की और रिस्क लेने की उनके पास टाइम होराइजन होती है, वक्त होता है। तो आप थोड़े से रिस्की प्रोडक्ट्स अपना सकते हैं। हमने अपने बच्चे के लिए, जैसे अगर मैं एक्सप्लेन करूं, तो एक इंडेक्स फंड लिया, लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स फंड, एक स्मॉल कैप फंड लिया, क्योंकि उसकी रिस्क लेने की क्षमता है। 20 साल में हमें लगता है हिंदुस्तान में स्मॉल कैप तरक्की करेगा। अगर बाहर पढ़ने वाले हैं, आप एक ओवरसीज फंड भी ले सकते हैं। ओके, चलिए अब अगली कैटेगरी की तरफ जाते हैं, वो है यूथ, और जिनमें स्टूडेंट्स वगैरह भी आते हैं। आजकल के जो यूथ होते हैं ना हर्ष, वो व्हाइट गुड्स की तरफ ज्यादा जाते हैं। जनजी का जो फोकस है पूरी तरह से उस तरफ से है। तो कैसे मोटिवेट करके और इसको फैंसी बनाकर, ताकि जो अपने फाइनेंशियल गोल्स को हासिल कर सके। अब जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना ज्यादा कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी मिलेगा, और आपके जो गोल्स होंगे वो ज्यादा जल्द पूरा कर सकते हैं। तो उनके लिए क्या सलाह है, और उनके लिए कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं? अगर आप सिर्फ नंबर्स देखें, आप खाली सिर्फ कैलकुलेशन बता दें उन्हें कि भाई आप जो खर्च कर रहे हैं आज की तारीख में, उसका एक छोटा हिस्सा आपको इन्वेस्टमेंट के लिए रखना है। आपको ये नहीं कि खर्चा करना बंद करना है, वो नहीं करना है। आप एंजॉय करिए लाइफ को, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर एक चीज करने की उम्र होती है। आप अगर एक यूथ को कहेंगे कि अभी आप बंजी जंपिंग नहीं करें, 60 की उम्र में पैसे जमा करके जाएंगे, वो होगा नहीं। सो जो चीज आपको एक पर्टिकुलर उम्र में करनी है, उसी समय करनी है। लेकिन सरप्राइजिंगली, जैसे आपने कहा कि उनका फोकस है ही नहीं इन्वेस्टमेंट्स में, अगर नहीं है तो आप शुरू करें एक मात्र 1000 रुपए से। मतलब आप, और हर कोई यूथ आज की तारीख में 1000 रुपए इन्वेस्ट कर सकता है। एक सिंपल नंबर्स बताता हूं मैं आपको कि एक अगर इंसान है जो 30 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, 30 इयर्स के लिए, मान लीजिए 20 साल की उम्र में शुरू करता है और 50 साल की उम्र के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, 1000 रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं हर महीने का, और इक्विटी एज एन एसेट क्लास ऑफ कोर्स, क्योंकि उनके पास रिस्क लेने की एपेटाइट होती है, और वो अगर 14% से कंपाउंड करता है सालाना, 30 साल में ये रकम करीबन 50 लाख रुपए बन जाती है। 1000 रुपए महीना,
और यही चीज आप अगर 20 साल की उम्र में स्टार्ट नहीं करते हैं और 25 की उम्र में शुरू करते हैं, विच मीन आपने 5 साल नहीं किया, वेट कर लिया, डिले कर दिया, एंड में ये रकम 50 साल की उम्र में ये 50 लाख से घटकर करीबन 25 लाख हो जाती है। सो सिर्फ 5 साल आपने जो डिले किया उसका एंड कॉर्पस आपका आधा हो जाता है। सो क्यों जल्दी शुरू करना चाहिए, इसका इससे बड़ा एग्जाम्पल और नहीं मिल सकता। दूसरी चीज, आपको सिर्फ छोटी रकम करनी है। हम नहीं कह रहे हैं कि आप अपनी इनकम जितनी कमाते हो, जितनी पॉकेट मनी होती है या जितनी आपके पास हाथ में पैसे पूरे के पूरे लगा दें, आधा लगा दें। एक छोटी रकम आपको 10-20% की आदत आप अगर अभी नहीं लगा पा रहे हैं तो बाद में जब आप कमाने लगेंगे तो वो आदत कैसे लगाएंगे आप। सो हैबिट फॉर्मिंग ये एज में ज्यादा जरूरी है, और फिर उसे आप जब एक्चुअल रियल इनकम कमाने लगे तो आप उसे रेप्लिकेट करके अपनी एक फाइनेंशियल लाइफस्टाइल बनाएं। सो आई थिंक दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। और क्योंकि उनके पास टाइम है, इक्विटी SIP करिए, नहीं समझ में आता इंडेक्स फंड लीजिए और शुरू करें। जैसे जैसे मार्केट में मेच्योरिटी आएगी आप दूसरे स्कीम जोड़ सकते हैं। राधिका मैम, ये यूथ को लेके जो है हमेशा सवाल रहता है कि ज्यादा मेहनत करें, ज्यादा घंटे लगाएं हफ्ते में, और कह सकते हैं कि इसके अलावा भी बहुत सारी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज आती है। ऑफकोर्स बीकॉम के बाद या ग्रेजुएशन के बाद अर्निंग अपॉर्चुनिटीज आती है, बट उसके साथ साथ बहुत सारे एक्सपेंसेस आते हैं जो यूथ को जो है पे करने पड़ते हैं। और म्यूचुअल फंड एलोकेशन एक टाइप का डिसिप्लिन बन जाता है जो पूरी तरह एक्सेस नहीं करते पूरे मार्केट्स को। तो इसको लेके क्या ग्रोथ पोटेंशियल लगेगा, और कुछ चैलेंजेस भी तो जरूर होंगे यूथ को लेके, जब स्पेशली म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टिंग में बात करें तो? देखिए, आज की तारीख में हमारे देश में करीब 30-40 करोड़ शायद फूड डिलीवरी और नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम के यूजर्स होंगे, लेकिन 4 करोड़ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं। ऑफन लोगों को लगता है कि निवेश करने के लिए मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। आपके पास 150 रुपए महीने नेटफ्लिक्स या अमेजॉन को भरने के लिए है, लेकिन SIP करने के लिए नहीं है। खर्चे सबके होते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा, NAV आपको खुशी नहीं दे सकती जो बंजी जंपिंग दे सकती है या जो मालदीव्स हॉलीडेज दे सकती है। मैं लोगों को कहती हूँ कि आपकी जो सैलरी है, यूथ आमतौर से सैलरी होता है, उसमें एक टारगेट लगा लीजिए कि मैं चलो 1000 रुपए की SIP कर लूंगा, चलो 100 रुपए की SIP कर लूंगा, और वो आदत डाल लीजिए। और उस SIP को आप एक टैक्स की तरह सोचिए। टैक्स तो आप देते हैं ना, आप ये नहीं कहते कि मैं iPhone ले रहा हूं तो टैक्स नहीं दे सकता। टैक्स से पहले ही सैलरी में EMI कटता है, तो वो कट जाता है। तो वो SIP को भी एक इन्वेस्टमेंट टैक्स समझ लीजिए, मेरा तो इस पर कंट्रोल ही नहीं है, वो कट जाती है। आपने 100 रुपए 500 रुपए से शुरू किया, जैसे वो बढ़ेगी आपको खुद डिजायर होगी उस क्वांटम को बढ़ाने की, और जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी, इंक्रीमेंट बढ़ेगी, आपका वो क्वांटम भी बढ़ेगा। जहां तक आपने दूसरी बात की कि बहुत और अर्निंग अपॉर्चुनिटीज होती है, मुझे लगता है एक्चुअली यूथ का जो सबसे बिगेस्ट एसेट होता है, हम जो इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल के हैं, वो उनका टैलेंट है। हिंदुस्तान के यूथ का जितना आप अपने टैलेंट पे इन्वेस्ट करके कमा सकते हैं वो तो शायद कोई फंड भी नहीं दे सकता, लेकिन आपको मेहनत करनी चाहिए, पैसे को भी मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यूथ अगर सही समय पे आप करते हैं तो डेफिनेटली जो मनी मल्टीप्लायर का जो इफेक्ट आपको आगे मिलेगा, वो फिर आपकी जो लालसा होगी फिर बढ़ेगी कि मैंने SIP क्यों नहीं किया, ज्यादा क्यों नहीं किया। तब मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा जो राधिका ने कहा कि हम यूथ को एनकरेज तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप पेरेंट्स एक एग्जाम्पल सेट करें। बिल्कुल, अगर हम पेरेंट्स के रूप में खर्च किए जा रहे हैं, बचत बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और सिर्फ बच्चों को बोलेंगे कि आप iPhone मत खरीदिए लेकिन SIP करिए, तो अब पेरेंट्स खुद देख रहे हैं कि आप खर्च किए जा रहे हो, तो इट इज नॉट गोइंग टू लीड। मैंने 10,000 किया, तू 100 कर ले, तो दोनों साथ साथ करते हैं, फैमिली गोल है, साथ में फैमिली वेकेशन ले ले। कहा भी जाता है कि आप अपने जीवन शैली में बदलाव करके भी पैसे बना सकते हैं, तो वो अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। अगर आप खुद ऐसा करेंगे तो वो भी फॉलो करेंगे, क्योंकि सोसाइटी में आमतौर पे जिस तरह की चीजें प्रशंसा की जाती है, प्रेज करते हैं लोग, उसी को लोग फॉलो करते हैं, तो ये ध्यान में रखना चाहिए। चलिए अब अगले क्लास की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम दोनों आते हैं। हालांकि आप एंटरप्रेन्योर बन गए हैं, तो आपसे पूछूंगा, हमारी जो जरूरतें हैं ना सैलरीड क्लास की, उसमें सबसे बड़ी जरूरत है कि हमें घर खरीदना है। मुंबई जैसे शहर में घर बहुत बड़ा सपना होता है सैलरीड क्लास का। फिर बाकी शौक, गाड़ी खरीदना, घूमना, साल में 2 बार घूमना भी है। हेल्थ केयर के भी कुछ अपने एक्सपेंसेस है, जहाँ हमें मेडिक्लेम ऑफिस से भी मिल जाती हैं, कुछ बाहर से भी लोग लेकर रखते हैं। तो और रेगुलर इनकम में रिटायरमेंट की भी धीरे धीरे प्लानिंग कर रही है। उनके लिए क्या सलाह है, और हमारे रिस्क एपेटाइट को देखते हुए क्या सलाह देंगे, किस तरह के फंड्स का हम चुनाव करें और किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाएं हम अपने पूरे इन्वेस्टमेंट के लिए। तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जो आज की तारीख में हमारे डेमोग्राफिक्स हो गया वो कितना डेंजरस है, वो बताता हूँ। अब हम करियर ओरिएंटेड हैं और हम 28-30 साल की उम्र में नॉर्मली लोग शादी करते हैं, अराउंड 20-30 डिले होने लग गया। पहले जो शादी होती तो 20-21-22 की उम्र में लोग कर लेते थे, अब ये चीज 28-30 साल की हो गई है।
अगर आप मान लीजिए 28-30 साल की उम्र में शादी हो रही है और बच्चे आपके 30-32 में हो रहे हैं, जब आप रिटायरमेंट पे खड़े होंगे 20 साल बाद, तब आपके बच्चे एजुकेशनल एक्सपेंसेस और मैरिज एक्सपेंसेस के लिए उसी दौरान आते हैं। सो जो आपकी लाइफस्टाइल, पूरी लाइफ, जिंदगी भर की कमाई है जो आपने अपने रिटायरमेंट के लिए रखी थी, आपके बच्चे उसी समय एट रिटायरमेंट हायर एजुकेशन के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट आती है और शादी के लिए आती है। सो ये हमारे डेमोग्राफिक चेंज की वजह से हुआ। अगर आप शादी जल्दी करें, बच्चे जल्दी हों, तो फिर आप मिड करियर में जब होंगे उनकी पढ़ाई खत्म हो चुकी होगी। तो ये एक ट्रेंड है जो हम चेंज नहीं कर सकते और ये हमारी रियलिटी है। अब जब आप सैलरीड और मिडिल एज में फैमिली ओरिएंटेड आ जाते हैं, आपके खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं आपको, क्योंकि चाहते हुए भी, आप जैसे कहा कि घर खरीदना, अगर आप एक बार घर खरीदने निकल जाते हैं, 50% जो मेजर हिस्सा आपकी इनकम का है वो तो ईएमआई में चला जाएगा, और फिर आप उसमें से क्या तो बचत करेंगे उसके बाद और क्या खर्च निकालेंगे। सो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि जब आपके पास खर्चे नहीं हो तब आप अपना इन्वेस्टमेंट्स मैक्सिमाइज करें। ये उनके लिए भी कह रहा हूं जो फ्रेश जॉब में लगे। अभी आप अगर फर्स्ट जॉब में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम है, मैक्सिमाइज दिस पीरियड, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जब आप इतनी बचत नहीं कर पाएंगे। सो पहले तो वो हो गया, तो आंसरिंग दैट, अब अगर आप वो फेज से निकल चुके हैं, अब हम ऑलरेडी आ गए हैं इस फेज में, क्या करना है। तो वन, रियल एस्टेट को आप वेरी स्ट्रांगली इवैल्यूएट करें कि आपको लेना है कि नहीं लेना। इमोशनल ग्राउंड पे मत जाइए, क्योंकि इंडियंस टेक्निकली बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान। अगर आपके घर नहीं हुआ तो कोई बाप अपनी बेटी देगा नहीं शादी के लिए, बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट। तो आपको वो स्टीरियोटाइप से एक बार निकलना होगा और ये सोचना होगा क्या मुझे मेरी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा ईएमआई में लॉक करना है कि नहीं। अगर आप उससे बाहर निकलते हैं तो आपको अगेन सारे गोल्स इवैल्यूएट करिए, और कुछ भी नहीं कर सके तो छोटी छोटी रकम से शुरू करें। मतलब नहीं करने से बेटर है कि आप 1000 रुपया करें, ठीक है। और अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स, अपना जो रेशियो है इनकम टू इन्वेस्टमेंट्स का करीबन अगर 20% मेंटेन करते हैं, तो आप मोटा मोटी यू आर गुड इनफ। आई मीन अगर 20% आपकी जो नेट इन हैंड सैलरी है, इनकम है, उसका अगर 20% फाइनेंशियल एसेट्स में करते हैं तो आप एलोकेशंस कर पाएंगे। किस एसेट क्लास में? बहुत सिंपल है, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स 1 से 3 साल के अंदर है, आपको डेट में रखना है। आपको ऐसे जगह रखना है जहां पे रिटर्न्स मैक्सिमाइजेशन आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है। लिक्विडिटी होनी चाहिए एंड सेफ्टी होनी चाहिए। रिटर्न्स भले ही कम मिले, लेकिन जब मैं चाहूं मुझे पैसे हाथ में आ जाए। आपकी अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो हाइब्रिड प्रोडक्ट्स, क्योंकि आपको ग्रोथ भी चाहिए, सेफ्टी भी चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म है, नो डाउट आपको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए जाना है, ताकि कम पैसों में आप ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर सकें। अगर आप लो रिटर्न प्रोडक्ट में जा रहे हैं, आपको ज्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे विच यू डोंट हैव। सो ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत क्लियरली अपने माइंड में रखनी है। अगर आप रिस्क टेकिंग नहीं है, यू बेटर बिकम रिस्क टेकिंग, क्योंकि रिस्क नहीं लेना और गलत एसेट क्लास में पैसे डालना बहुत बड़ा रिस्क है आपकी फाइनेंसेस के लिए। जी बिल्कुल। दो चीज़ और पूछना था मैम आपसे। बिजनेसमैन भी होते हैं, एक कैटेगरी होते हैं जो म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्ट करते हैं। ऑफ कोर्स इनका हेल्थ केयर और बेनिफिट्स होता है, उस पर ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि ये कोई एम्प्लॉयर के अंदर नहीं होते हैं। तो एक बार बताइए कि बिजनेसमैन और स्टार्टअप्स, इन दोनों का जो म्यूचुअल फंड का क्या कनेक्शन है? तो कनेक्शन तो है। मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर रह चुकी हूँ। अब एंटरप्रेन्योर की क्या समस्या है कि उसकी रेगुलर इनकम नहीं होती, तो शायद एसआईपी जैसी चीज एंटरप्रेन्योर के कैश फ्लो के मुताबिक सही नहीं है। एक तो एज एन एंटरप्रेन्योर आपकी इनकम कम होती है वर्सेस अ सैलरीड प्रोफेशनल, तो आप अपनी सेविंग से आप अपनी लाइफस्टाइल ऑफन मेंटेन करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंटरप्रेन्योर के तौर पे आप एक कंटिजेंसी फंड रखें जिसमें आपकी 6 महीने से 12 महीने की सेविंग्स है। सारा पैसा इक्विटी में डालेंगे और इक्विटी मार्केट में कुछ हो गया तो आप सैलरी पे फॉल बैक नहीं कर सकते। तो एंटरप्रेन्योर की लाइफ में कंटिजेंसी का रोल बहुत अच्छा है। अब दूसरा एंटरप्रेन्योर की एज यू स्टार्ट मेकिंग मनी, जैसे कंपनी पैसा बनाना शुरू करे, आप थोड़ा सोच सकते हैं, या बिजनेस बनाना शुरू करें, आप लॉन्ग टर्म सोच सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योर के तौर पे आप अपने पैसे को डिवाइड करिए। शॉर्ट टर्म कंटिजेंसी पैसा जैसा इन्होंने कहा फिक्स्ड इनकम में जाए, जो लॉन्ग टर्म पैसा है जो आप ट्रूली लॉन्ग टर्म रख सकते हैं वो आप इक्विटी में करिए, और अगर आप उसे स्टैगर करना चाहें तो एसटीपी के जरिए करिए। ओके, तो जो कारोबारी वर्ग है उनके लिए भी अलग सलाह है, क्योंकि उनके पास एक तो फंड कॉस्ट जो होती है, फंड जुटाने की जो कॉस्ट होती है वो भी काफी ज्यादा होती है, रेगुलर इनकम नहीं होती, तो उनके लिए तमाम तरह के रिस्क होते हैं। शुक्रिया राधिका मैम आपका, हर्ष आपका, आप लोग यहाँ पर आए और हमारे दर्शकों को समृद्ध बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाने की तरफ आपने उनको सलाह दी। इसलिए हमने इस जो सेशन है उसका नाम रखा था समृद्धि काल, क्योंकि हिंदुस्तान का भी समृद्धि काल चल रहा है और इसके साथ साथ लोग भी उस अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाएं। तो इस
पैनल में फिलहाल इतना ही, लेकिन फिर आगे हम महिलाओं के लिए खास पैनल लेकर आने वाले हैं, तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए 18 सोल्यूशन।